हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो आइए देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो से अधिक देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं आपस में क्रिया करते हैं और इधर उत्पाद का निर्माण करते हैं, और यही हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ध्यान से समझिएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके कुछ उत्पाद का निर्माण करें, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, तो हम इन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज हम संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ये अभिक्रिया का एक टाइप है। ठीक है, अभी और भी अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ये हमारा पहला प्रकार है। देखिए, संयोजन से मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि संयोग हो रहा है। संयोग मतलब योग हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण में देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के संपर्क में क्रिया करती है। ठीक है, तो क्रिया करके बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसको हम 2 करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमको मैग्नीशियम को 2 करना होगा। और ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी कंप्लीट बैलेंस हो गई है। अब देखिए, यहाँ पे कोई दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक, ये हमारे दो अभिकारक हो गए, आपस में क्रिया करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक, हमको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, बाएं साइड में लिखे जाते हैं, हमारे अभिकारक होते हैं। ठीक, और जो हमारे राइट साइड में जो उत्पाद बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक, ये समझ आ गया। अब देखते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। देखिए, ये रही हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन से नाम ही हो रहा है कि वियोग हो रहा है। वियोग मतलब कोई एक अभिकारक अन्य उत्पादों में टूट रहा है। आइए हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या है हमारी डेफिनेशन, जब कोई अभिकारक बाह्य कारकों द्वारा दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाए तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए बाह्य कारक क्या होते हैं। मेन तो यही है ना कि बाह्य कारक क्या होते हैं। बाह्य कारक जैसे मान लीजिए विद्युत हो गया, ठीक है, विद्युत हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ओके, और हो गया एक ताप। तो ये हमारे 3 बाह्य कारक होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम कैसे होता है। अब हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, विद्युत से, सूर्य प्रकाश से और ताप से। एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। विद्युत से देखते हैं, जैसे हम H2O लेते हैं, ठीक है, H2O लेते हैं और अभी बताते हैं ये साइन हमने क्यों लगाया। ठीक है, H2O लिया, H2O को हम जैसे ही विद्युत देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए विद्युत। ठीक है, तो H2O जो है वो H2 में टूट जाएगी और O2 में टूट जाएगी। ये दोनों गैसेस होती हैं, हमको पता है, इसलिए हम इनको उड़ा देंगे। तो ये हमारी एक अभिक्रिया बन जाएगी H2O वाली, मतलब विद्युत एक बाह्य कारक के द्वारा हमारा जो वियोजन हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। कैसे, कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो रहा है, यही तो लिखा है। जब कोई अभिकारक बाह्य कारकों द्वारा, बाह्य कारक क्या है, विद्युत है, दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित होता है। दो या दो से अधिक उत्पाद हैं। ठीक, समझ आ रहा। अब देखिए सूर्य का प्रकाश का, जैसे हम लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, हम इसको सूर्य का प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं। ठीक है, सूर्य का जैसे ही इसको प्रकाश मिलता है तो ये Ag में टूट जाता है, Ag मतलब सिल्वर, और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक, तो ये एक रिएक्शन हो जाती है ऐसे। अब देखते हैं हम ताप वाला, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को ताप दे देते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो हमारा एक बिना बुझा हुआ चूना मिलेगा, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, ये हमारी एक गैस होगी
और ये इस प्रकार से हमको मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको वियोजन अभिक्रिया के तीनों टाइप समझ आए होंगे, विद्युत द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा और ताप द्वारा। तो आपको समझ आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, मतलब जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। इसका अर्थ समझिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम मान लीजिए H2 और Cl2 लेते हैं, ठीक है। H2 और Cl2 एक गैस है, ये भी गैस है। अब ऐसा हम साइन बनाते हैं, उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती हैं हम उसमें ऐसा साइन बनाते हैं, ठीक। अब ये दो अभिकारक मिल करके HCl का निर्माण कर देंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, गैस भी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये 2HCl बनेगा क्योंकि यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस तीर का मतलब है इधर से ये ऐसे जा रही है, एक दिशा हो गई, ये एक दिशीय अभिक्रिया हो गई। अब यदि हम 2HCl या HCl को गर्म करते हैं तो ये HCl ये बना देगा, मतलब इधर से एक दिशा ये हुई और इधर से यदि हम इसको गर्म कर दें, हीट दे दें, तो यही HCl इधर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दे देगा, मतलब ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। समझ आया। अब देखते हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी वो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही थी, और जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो एक दिशा में संपन्न होगी। जैसे मान लीजिए हम H2O लेते हैं, ध्यान से समझिएगा ये वाला एग्जाम्पल, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दोनों क्रिया करते हैं, तो हमको मिलता है ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। और हमको मिलता है जल मिलता है, और फिर हमको मिलता है ऑक्सीजन, फिर हमको मिल जाती है ऊर्जा। और जो ऊर्जा मिलती है ये ATP के रूप में मिलती है, 38 ATP के रूप में हमको मिलती है। ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन भी है। इसके पहले हम जानते हैं कि इस अभिक्रिया में ये रिएक्शन कैसे काम आ रही है। देखिए पहले हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हैं, और इधर भी 12 2 हो गए 14, ठीक। यदि हम यहाँ पे 6 लगा दें तो 6 दूना 12 और 12 हो गए 24। यदि हम यहाँ 12 लगा दें तो ये भी 24 हो जाएगा, ठीक। हमारा हाइड्रोजन बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे यदि हम 6 लगा दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 6 लगाते हैं तो कार्बन 6 हो जाएगा, कार्बन 6 है। अब ऑक्सीजन गिनते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 12 हो गए और इधर 12, तो 24 ऑक्सीजन इधर है, इधर 6 ऑक्सीजन है और 6 ऑक्सीजन इधर है, 12 हो गए। और यदि हम यहाँ 6 लगा दें 12 हो जाएगा, और इधर भी 24, इधर भी 24, ठीक। ये पूरी रिएक्शन अब हो चुकी है बैलेंस, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जैसे मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिल करके ये बना सकती हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन गैस, इतना चीज़ बना सकती हैं। यदि ये आपस में सारी चीज़ें क्रिया करके ये चीज़ नहीं बना सकती हैं, इसलिए ये एक दिशा में संपन्न हो रही है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम बढ़ते हैं पांचवी अभिक्रिया के तरफ। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का ग्रहण होता है या ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है। ऊष्मा का ग्रहण होता है या ऊष्मा का शोषण होता है, ये समझ गए आप। अब देखिए समझ तो गए हैं कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक अभिक्रिया लिखी थी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। तो ये जो गर्म करने वाला साइन है इसका मतलब हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा मतलब जब हीट देंगे तभी तो ये गर्म होगा, ठीक। ऐसे तो गर्म नहीं होगा, तो हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो ऊष्मा देने वाली जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हम गर्म करते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और जब हम और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी गैस होती है, ये उड़ जाएगी, ठीक है। तो
तो ये रिएक्शन हो जाती है और ये एकदम बैलेंस है। तो ऐसी रिएक्शन हम कह सकते हैं कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रिया भी है। ठीक, अब देखते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। मुक्त का मतलब है त्याग होता है, ऊष्मा का त्याग होता है। त्याग का मतलब समझ गए कि ऊष्मा निकलती है। जैसे कि अभी हमने आपको एक अभिक्रिया बताई थी, कौन सी थी वो हमारी थी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये वाली ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहाँ पे हमको ऊष्मा निकल रही है, मिल रही है। ठीक है, यह अभिक्रिया भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक अभिक्रिया हम आपको बताते हैं, इसी में एक अभिक्रिया हम आपको और बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना है। ध्यान से समझिएगा, जब हम बिना बुझे हुए चूने की रिएक्शन जल से कराते हैं, किससे कराते हैं? जल से करा देते हैं, तो हमको बुझा हुआ चूना मिल जाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। और प्लस हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है, प्लस हमको H2O मिलता है, H2O। ठीक है, H2O मिलता है और हमको बहुत तेज प्रकाश में हमको ऊष्मा मिलती है, बहुत तेज अत्यधिक ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब हमको पता है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है, और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये हमारी जल है। ठीक, अब यदि हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस, आप इस अभिक्रिया को बैलेंस करके हमको कमेंट में बताइएगा। कहाँ बताएंगे आप लोग? कमेंट में बताइएगा। हम जिसका कमेंट अच्छा होगा हम उसको लाइक करेंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया को आपको बैलेंस करके कमेंट में बतानी है। ठीक है, अब देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, मतलब ऊष्मा रिलीज होती है। ये हमारी ऊष्मा निकल रही है इस अभिक्रिया में भी, और उस प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया में भी हमको ऊष्मा मिल रही थी। ऊष्मा और ऊर्जा में कोई अंतर है, लेकिन हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो ऊष्मा और ऊर्जा में अंतर नहीं समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी क्लियर हो गई है। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया, जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों, तो ये है हमारी उपचयन अभिक्रिया। क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन, मतलब O2 ऑक्सीजन, ठीक, का संयोग, मतलब जुड़ती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, संयोग का मतलब है जुड़ती है हो, और H2 का वियोग मतलब घटती है या हटती है, रिलीज होती है। ठीक, H2 का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, वे अभिक्रियाएं उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पूछी जाती है। ठीक, अब देखिए, हम इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया था संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या लिया था? Mg+O2 हमने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको हमने ऐसे बैलेंस कर दिया था। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रही है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक। अब एक अभिक्रिया और लिखते हैं, ठीक, कैल्शियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये भी हमारे पास क्या कर रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 और ये बैलेंस हो जाएगी, तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन इस कैल्शियम के साथ जुड़कर कैल्शियम ऑक्साइड बना रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब देखते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो, यहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा था, यहाँ पे वियोग हो रहा है होता है, और H2 का योग होता है, और वहाँ पे H2 का भी योग हो रहा था, यहाँ H2 का योग हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, या तो हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो कैल्शियम प्लस H2O बनता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन लिखी है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, कैसे? कैल्शियम से ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पे देखिए कैल्शियम अकेले बचा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ये तो क्लियर है। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे योग हो रहा है
ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रही है और जल बना रहा है, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो जब भी हम देखते हैं कि इधर वियोग और योग होता है तो वो हम देखते हैं अभिकारकों में, ना कि हम उत्पाद में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान से समझिएगा कि जहाँ पे डबल है मतलब दो यौगिक है, यौगिक से कोई एक तत्व बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये देखिए ये बना, इसके पास ये डबल है, डबल से जब सिंगल होता है तो यहाँ पे कोई डबल से जब सिंगल होता है तो उसको ग्रहण करता है मतलब ग्रहण होता है, ग्रहण इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है वो हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक, तो अपचयन अभिक्रिया किस में हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अभी बताते हैं, रुकिए। अब यहाँ पे एक ये सिंगल है और सिंगल से जब भी कोई डबल होता है तो उसको त्याग करना पड़ता है। त्याग का मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जब त्याग होता है तो यहाँ पे अभिक्रिया होती है उपचयन अभिक्रिया होती है। अब देखिए, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है ये हमारा अपचयन अभिक्रिया के लिए भी काम आएगा और रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो देखिए अब एक क्वेश्चन भी आता है, वो भी समझ लीजिए इसी में कि क्या है, पूछेंगे, अभिक्रिया दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, और कौन है अपचायक पदार्थ। तो हमको इधर देखना है, जैसे इसी रिएक्शन में पूछ लिए कि अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है। तो हमने बताया अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ को ढूंढने के लिए या सर्च करने के लिए हमको अभिकारकों में देखना होता है। अब जिस यौगिक का अपचयन होता है, ठीक है, जिस यौगिक का अपचयन होता है, हम कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ठीक है, अपचयन होता है तो वह यौगिक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। कंफ्यूज ना होइएगा कि जिस यौगिक का अपचयन होता है वह यौगिक ऑक्सीकारक होता है और जिस यौगिक का उपचयन होता है वह यौगिक अपचायक होता है। तो हम लिख देंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड हमारा ऑक्सीकारक है और H2 हमारा क्या है, अपचायक पदार्थ है। क्योंकि हम जब भी हम देखते हैं उत्पादों के तरफ नहीं देखते हैं, जब भी हम ऑक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ ढूंढते हैं या सर्च करते हैं तो हम उत्पाद में नहीं देखते हैं, हम देखते हैं रिएक्शन किनके बीच हो रही है, उधर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ ये आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस ये जो हमारी जो है ये हमारा अपचयक पदार्थ आ जाएगा। एक बार और समझिए, जिस यौगिक के बीच में जिस यौगिक का अपचयन होता है वो हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ होता है और जिस यौगिक का उपचयन होता है वो हमारा अपचयक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है, वो हमारा अपचयक पदार्थ होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया है। तो देखिए, हमने इस वीडियो में अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में जान लिया है। अब अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम जानेंगे विकृत गंधिता क्या होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बोल देते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, इससे बचने के उपाय, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में जानेंगे। और ये हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा लेक्चर, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।